हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपके अपने चैनल इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल पर। आज हम अब सेकेंड ईयर का जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे आगे डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 192 शुरू करते हैं। कह रहा है कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फ़ायदा है। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का सब फ़ायदा क्या है, यानी कि जैसे कि इसमें ये होता है बाबू, जैसे मान लीजिए जिसमें मतलब प्रदूषण ना हो बेसिकली, ठीक है। जैसे हमारा हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, ठीक है। आपका टाइडियल पावर प्लांट हो गया, जियोथर्मल पावर प्लांट हो गया, ये सब हमारे क्या है, गैर पारंपरिक होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली सबसे बेस्ट फ़ायदा यही होता है कि इसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है ना। इसका यही फ़ायदा बेसिकली सबसे ज़्यादा रिड्यूस पोल्यूशन होता है, यानी कि 192 का डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर का क्या कार्य है। यानी कि बैटरी में जो माइक्रो बैटरी आधारित चार्ज कंट्रोलर का बेसिकली हमारा क्या कार्य होता है। वैसे इसका बेसिकली यही कार्य होता है हमारा कि प्रिवेंट द ओवर चार्जिंग ऑफ बैटरी, यानी कि बैटरी को ओवर चार्जिंग होने से क्या करता है, बचाता है। अगर मान लीजिए बैटरी चार्ज हो रही हो, अगर ज़्यादा चार्ज हो गई तो उसके सर्किट होने की संभावना बड़ी होती है। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए ही क्या करते हैं, प्रिवेंट द ओवर चार्जिंग करते हैं, यानी बैटरी को ओवर चार्ज होने से क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है ना। यानी कि ओवर चार्जिंग से बचाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ बैरेज इन टाइडियल पावर स्टेशन, यानी कि ज्वारी शक्ति स्टेशन में बैराज का क्या उद्देश्य है, बैराज लगाने का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ज्वारी तरंगों को नियंत्रित करता है। नहीं, ये ज्वारी तरंगों क्या करता है, नियंत्रित नहीं करता है। इसके द्वारा हम क्या लगाते हैं, इनको सर्ज टैंक लगाते हैं इसके लिए। समुद्र की ओर पानी छोड़ता है। नहीं, खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को क्या करता है, हमारा नियंत्रित करता है। यानी कि जैसे बेसिकली इस तरीके से होता है हमारा। जैसे मान लीजिए ये हमारा समुद्र है और ये हमारा क्या है, सपोज करिए ये हमारा क्या है, हमारा समुद्र है, ठीक है। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं हम लोग, बैराज बना देते हैं। यहाँ पे क्या गड्ढा होता है, ठीक है। पानी इसके माध्यम से क्या होता है, जब इसमें ज्वार आता है तो पानी ऊपर आता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से पानी इधर जाता है, ठीक है। और ये जो बैराज के द्वारा यहाँ पे क्या कंट्रोल कर लेते हैं, तो बिजली का उत्पादन यहाँ पे होता रहता है, ठीक है। और जब हमारा भाटा आता है तो जस्ट उसका अपोजिट होता है, इधर आता है हमारा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा पानी इधर आता है तो भी हमारा क्या होता है, अल्टरनेटर हमारा चलता रहता है और बिजली का उत्पादन होता रहता है। तो इसका बेसिकली यही उद्देश्य है हमारा कि खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को क्या करता है, हमारा ये नियंत्रित करता है। यानी कि 194 का सी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्टीम पावर प्लांट से किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। यानी कि फ्लू गैस के फीड पानी को गर्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बेसिकली हम इकोनोमाइजर का इस्तेमाल करते हैं। इकोनोमाइजर के माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग पानी को गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 195 का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का क्या फ़ायदा होता है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर लगाने का बेसिकली हमारा क्या फ़ायदा होता है। बेसिकली सबसे बेस्ट फ़ायदा यही होता है कि वो उसकी डेंसिटी क्या बढ़ा देता है। यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा, इट हैज़ ए हाई पावर डेंसिटी, क्योंकि उसमें उच्च शक्ति घनत्व होती है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। 196 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है। यानी कि व्हाट इज द डिसवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन ओवर कन्वेंशनल पावर जनरेशन। यानी कि इसके लगाने का बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले बेस्ट बात होता है बेस लोड डिमांड, यानी कि क्या होती है, बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है हमारा। यानी जैसे मान लीजिए जो हमारा ज्वारीय शक्ति होती है उसमें त्वरित हमारा क्या करते हैं, बिजली उत्पादन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल इसको नहीं किया जा सकता। 158 का डी यही इसका सबसे ज़्यादा घाटा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान हमारा क्या है। पवन शक्ति के द्वारा जो उत्पादन करते हैं उसका नुकसान है, प्रदूषण का असर ज़्यादा है। नहीं, प्रदूषण तो होता ही नहीं है, गलत है। उच्च तकनीकी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, ये उच्च तकनीकी हो सकता है, सही बात है, लेकिन ये नुकसान क्या है, ठीक है, नुकसान नहीं है हमारा है। अगला कह रहा है कि संयंत्र स्थापन जटिल है। नहीं, ये भी गलत है। कह रहा है पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं होती। सही बात है, हवा कभी स्थिर नहीं होती, कभी तेज होती, कभी कम होती है। सबसे ज़्यादा हमारे प्रॉपर रूप से हमारा पंखा क्या होता है, हमारा चलता ही नहीं है, ठीक है ना। इससे हमारा अल्टरनेटर भी चल पाता है, यही हमारा इसका बेसिकली ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है ना। यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। कह रहा है
कि ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का क्या कार्य है, यानी कि टरबाइन बेसिकली हमारा क्या कार्य करता है टरबाइन के द्वारा। कह रहा है कि बांध के अन्य भागों में का पानी का प्रवाह रोकता है, गलत। बांध टरबाइन के द्वारा नहीं ये काम किया जाता है, ठीक है, तो बांध के द्वारा किया जाता है। अगला कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है, गतिज ऊर्जा में बदल देता है। जैसे मान लीजिए हमारा बांध है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा पानी इधर बहुत सारा जलाशय है, स्टोरेज है हमारा, बहुत सारा स्टोरेज है पानी का। यहाँ से क्या होता है, पानी ऐसे ज़्यादा प्रवेश करता है, ये टरबाइन है हमारा, ठीक है। तो टरबाइन पानी जब आता है तो ये स्थितिज ऊर्जा में यहाँ पे इकट्ठा रहता है ना, जब पानी इस माध्यम से गुजरता है तो ये हमारा इसमें जाता है तो गतिज ऊर्जा में आ जाता है। टरबाइन क्या करता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। 200 का बी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही है, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि पानी जो बिजली आगे निकलती है इसके गतिज ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। हाँ, पहला कह रहा है कि अधिक मात्रा में पानी का भंडारण करने से नहीं, अधिक मात्रा में पानी भंडारण करके नहीं होता है। पानी की नहर से सर्ज टैंक का उपयोग करके नहीं, अल्टरनेटर ड्राइव करने के लिए पानी के टरबाइन का उपयोग करने के लिए। किसी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा। नहीं, तीव्रता कम है तो सौर सेल का हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आउटपुट बढ़ता है, नहीं आउटपुट बढ़ेगा नहीं। जब इंटेंसिटी कम होगी किसी प्रकाश की तो आउटपुट बढ़ेगा कैसे, आउटपुट क्या होगा हमारा घटेगा। यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही, बी इज द राइट आंसर। ओके, यानी कि आउटपुट डिक्रीज, आउटपुट क्या हमारा घटता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा, वही क्वेश्चन है। आउटपुट क्या होगा हमारा घटता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज स्वाभाविक रूप से क्या होगा हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। कह रहा है कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सबस्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। विच इलेक्ट्रिक लाइन कनेक्ट द सबस्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूट इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें कौन सी लाइन हमारी क्या करती है, हमारी जोड़ती है, तो फीडर करता है, फीडर। जैसे मान लीजिए हमारा एक जनरेशन पॉइंट होता है, जनरेशन क्या होता है बड़ी लाइन होती है, ठीक है। और फीडर आता है जैसे आपका नज़दीक का है, फिर उसके बाद पोल आता है, पोल के बाद आपका हाउस आता है, हाउस के बाद ये जो पोल से आपके हाउस में कनेक्ट होता है वो क्या होता है, सर्विसमेंस कहलाता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आता है जो उसको क्या कहते हैं लोग, फीडर कहते हैं। तो यानी कि बी आप ए ऑप्शन क्या होगा इसका, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंडियन आई के नियम के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध हमारा कितना होता है। हाँ, यानी कि इनके बीच कितना होता है, अनंत होता है, नहीं अनंत नहीं होता है, ठीक है। मोर देन 1 मेगा ओम इज़ द राइट आंसर। यानी कि 1 मेगा ओम से क्या होता है हमारे अधिक होता है, ठीक है ना। दो चालकों के बीच जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 1 मेगा ओम से अधिक होता है। तो बी ऑप्शन 207 का बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि विविधता कारक क्या है, यानी कि व्हाट इज द डाइवर्सिटी फैक्टर। हाँ, तो इसको बेसिकली बोलते हैं हम लोग मिनिमम लोड, ठीक है, एक्चुअल लोड बटा इंस्टॉल लोड। यानी कि जितना लोड हमारा कनेक्टेड है मतलब टोटल मैक्सिमम लोड जितना है और बटा इंस्टॉलेड लोड। यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यानी कि मिनिमम एक्चुअल लोड बटा इंस्टॉल लोड, ठीक है। यानी कि डी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि घरेलू उपभोक्ता के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज का अनुपात क्या है। स्वाभाविक सी बात है 240/110। ये हमारा क्या हो जाएगा 240/110 नहीं है, 415/240 होगा। यानी कि क्या करते हैं लोग ट्रांसफार्मर के द्वारा 440 वोल्ट की सप्लाई, आपके चार तार आते हैं बेसिकली। इसमें तीन तार होते हैं, एक आर वाई बी, एक न्यूट्रल होता है। आर होता है, एक वाई होता है, एक होता है बी होता है, एक क्या होता है हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो एक न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 440 वोल्ट की सप्लाई होती है, ठीक है। एक फार्मूला होता है VL/√3 होता है, ठीक है, लाइन वोल्टेज बटा √3। लेकिन जब 415 को √3 से भाग देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आता है 230 के आसपास वोल्टेज आता है, ठीक है, 230 वोल्टेज के आसपास आएगा, ठीक है। यानी कि जो अनुपात होता है हमारा क्या होता है ए ऑप्शन होता है 415/240 के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि OH लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। ओवरहेड लाइन में जो ये इंसुलेटर दिया गया है इसका नाम क्या है बेसिकली। ये हमारा है सैकल इंसुलेटर। क्या हमारा ये सैकल टाइप इंसुलेटर है। इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है सैकल इंसुलेटर इसे कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये इस इंसुलेटर का नाम क्या है हमारा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। इस इंसुलेटर को क्या बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डी ऑप्शन इसका क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो 111 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है 212 आई नियमों के अनुसार घरेलू वायरों में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा कितना होता है। घरेलू वायरों में उप सर्किट डोमेस्टिक में टोटल कितना भार होता है हमारा। तो भाई इसको कितना होता है 800 वाट होता है। कितना होता है जो लाइट सर्किट के लिए होता है 800 वाट होता है। पावर सर्किट के लिए कितना होता है 2000 वाट होता है। ठीक है, 3000 वाट होता है। लाइट सर्किट के लिए कितना 800 वाट और लाइट पावर सर्किट के लिए कितना होता है 3000 वाट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा इसका सही हो जाएगा। आगे कर रहा है कि क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। क्या कारण है इसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है एसी में क्या होता है स्किन इफेक्ट प्रभाव होता है, जबकि डीसी में क्या होता है कोई भी स्किन इफेक्ट प्रभाव नहीं होता है। जैसे कि एसी में जानते हैं जैसे मान लीजिए हमारा कंडक्टर होता है, तो एसी में क्या होता है बेसिकली तो क्या होता है इसमें जैसे मान लीजिए ये हमारा एसी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है जो करंट होती है इसके सतह से होकर ज़्यादा गुजरती है। ठीक है, इसके सतह से होकर क्या होती है हमारी जो करंट होती है वो सबसे ज़्यादा गुजरती है। ठीक है, वहीं लेकिन डीसी में क्या होता है इसका उल्टा होता है। डीसी में क्या होता है जो करंट होती है हमारी ये पूरे कंडक्टर के सभी क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर गुजरती है, इसीलिए क्या होता है इसमें स्किन इफेक्ट कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है ना, यही कारण है कि इसका उपयोग पूरी तरह से किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही जगह नो स्किन इफेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है और किनारों को अंदर की तरफ झुका क्यों रखा जाता है। ठीक है, इसको अंदर में झुका क्यों रखा जाता है। ठीक है, उच्च वोल्टेज का सामना करने के लिए नहीं, ये कोई कारण नहीं होता है। इस पर बैठने के लिए बच्चों को आकर्षित करने के लिए नहीं, ये भी गलत है। उच्च यांत्रिक शक्ति प्रदान तो स्वाभाविक दिया ही जाता है, लेकिन झुका क्यों रहता है ये पूछ रहा है। वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रभाव को निष्क्रिय करता है। क्या करता है वर्षा ऋतु में निरंतर जो जल प्रवाहित होता है उसको क्या करता है ये निष्क्रिय कर देता है। ठीक है ना, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि इसका डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है जो हमारा डिस्क होता है इस तरीके की बात करिए अगर अंदर की तरफ झुका क्यों होता है। जिस मान लीजिए जो पानी है हमारा ऐसे आके नीचे 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 चला जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए झुका कर झुका कर बनाते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन में था आपका दिखा रहा है आपको। हाँ देखिए एक सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन में ये जो जितने भी डिस्क बने हुए सभी देखिए सभी ये अंदर की तरफ झुके हुए हैं ना, इसीलिए इसको क्या करते हैं झुका कर बनाते हैं। ठीक है ना, ताकि पानी जो है तो नीचे चला आए और जिससे हमारा कार्बन ना हो और हमारा शॉर्ट सर्किट की संभावना ना हो, इसीलिए क्या करते हैं इसको झुका देते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था 215 नंबर क्वेश्चन था ना। हाँ ठीक हो गया। ये अगला क्वेश्चन 217 ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाली ACSR कंडक्टर में स्टील क्यों प्रबलित किया जाता है, यानी कि जो स्टील लगाया जाता है उसको क्यों लगाया जाता है। ठीक है ना, बेसिकली लाइन को सैग को कम करने के लिए नहीं, सैग नहीं हो सकता तो लोड स्वाभाविक सी बात तार जितना ज़्यादा लंबा होगा तो उसकी मोटाई भी होती है, तो भाई लोड बढ़ेगा तो सैग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सैग क्या होता है ये जान लीजिए, दो कंडक्टर के बीच में जो तार ऐसे झूल जाता है तो जिसके कारण झूला रहता है ये हमारा, इसी को क्या करते हैं सैग कहते हैं। ठीक है ना, हाँ लाइन वोल्टेज के ड्रॉप करने के लिए नहीं, ये भी गलत है। तन्यता बढ़ाने के लिए, ये क्या हमारा सही है। जैसे मान लीजिए जो एल्युमिनियम कंडक्टर होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है अकॉर्डिंग टू स्टील कंडक्टर। स्टील कंडक्टर क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है उसकी अधिक होती है। ठीक है ना, जबकि एल्युमिनियम कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है कम होती है। थोड़ा टूटने से अगर टूटे ना, हवा ववा ज़्यादा तेज चल गए तो एल्युमिनियम कंडक्टर टूटे ना, इसीलिए क्या करते हैं बीच में उसमें हम लोग एक स्टील का वायर भी डाल देते हैं। क्या करते हैं एक स्टील का वायर भी डाल देते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या होता है उसकी मजबूती बढ़ जाती है। यही कह रहा है कि टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या होगा हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार का AC प्रसारण सार्वभौमिक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल
रूप से अपनाया जाता है। तो इसमें किन से अपनाते हैं? 3 फेज 3 वायर। कौन सा? एसी ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसमें बेसिकली सभी ऑप्शन हमको 3 फेज 3 वायर एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। तो नहीं, ये बेसिकली हाँ ठीक, ट्रांसमिशन लाइन के लिए तो क्या हमारा सही है, ठीक ठीक ठीक, गलत मैं सोच रहा था। सी ऑप्शन क्या होगा इसमें? डी ऑप्शन सही होगा। 3 फेज 3 वायर, ठीक है। देखिए वही डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या होता है? 3 फेज 4 वायर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मतलब जहाँ से कोई भी यूज कर सकता है कंडक्टर, उसमें उसे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। वही ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी मतलब उपभोक्ता नहीं यूज कर सकता, यानी कि कोई भी कस्टमर उसका सिस्टम में नहीं यूज करते। जो बड़े बड़े टावर होते हैं 11,000 के लाख वोल्टेज में, या फिर 33,000 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज, क्या उसको यूज करता है? सीधे तार जोड़ता है? नहीं जोड़ता है ना। जो भी यूज करता है 3 फेज 4 वायर में ही क्या करता है? कंडक्टर को यूज करता है। तो ये कह रहा है कि सार्वभौमिक रूप से सबसे बेस्ट कौन सा होता है? यानी कि 3 फेज 3 वायर इज द बेस्ट होता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का कारण क्या है हमारा? ठीक है, इसको बेसिकली इसीलिए टाइट बांधते हैं ताकि स्पार्किंग ना हो। ये ऑप्शन क्या होगा हमारा? इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ओवरहेड लाइन पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? हाँ, ओवरहेड लाइन पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम किसका उपयोग करते हैं? ACSR का उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम का, हाँ, ACSR कंडक्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहा है कि विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है? क्रॉस आर्म किस लिए लगाए थे? लाइन कंडक्टर को सहारा देने के लिए नहीं। ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर जो होता है उसको पकड़ने के लिए ही लगाते हैं। जैसे मान लीजिए खंभा है तो इसी को क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म कहते हैं। ये मान लीजिए खंभा है, ठीक है, और ये जो लगा होता है जिससे क्या होता है? तार जाता है ऐसे ऐसे करके, तो ये इंसुलेटर यहीं पर लगाते हैं ना, ऐसे करके इंसुलेटर। हाँ, तो यही कर रहा है। इंसुलेटर क्या लगाते हैं? बेसिकली इसको सहायता प्रदान करने के लिए लगाता है जो इंसुलेटर होता है। बी ऑप्शन क्या होगा इसका? सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हाई टेंशन ओवरहेड लाइन के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? इसको अंतिम सिरों पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? हमारा डिस्क टाइप इंसुलेटर का इसको उपयोग किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? हमारा डिस्क टाइप इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। बी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एसी पावर ट्रांसमिशन लाइन का क्या फ़ायदा है? एसी ट्रांसमिशन लाइन का बेसिकली हमारा क्या फ़ायदा है? कोरोना नुकसान नगण्य होता है, यानी कोरोना लॉसेस नगण्य होता है, गलत है। ट्रांसमिशन लाइन पर तनाव न्यूनतम होता नहीं। ट्रांसमिशन लाइन में कम वोल्टेज ड्रॉप नहीं। वोल्टेज को आसानी से स्टेप डाउन और आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है। सही बात है। एसी सप्लाई होती है उसको आसानी से वोल्ट ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है। वहीं जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? एसी को पहले डीसी को पहले एसी बदलना पड़ता है, फिर उसको ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज परिवर्तित किया जाता है, फिर उस बदले हुए वोल्टेज को एसी को फिर बड़े ट्रांसफार्मर द्वारा उसको स्टेप अप किया जाता है। इसलिए उसमें क्या होता है? आसान नहीं होती है कि एसी में क्या होती है? हमारी आसानी होती है। हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ACSR का मतलब हमारा क्या है? इसको बोलते हैं एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। डी ऑप्शन क्या हमारा सही है इसका? इसको क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स इज द राइट आंसर। 225 का डी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। OH लाइन में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? ओवरहेड लाइन में जो क्रॉस आर्म लगाते हैं उसको लगाने का हमारा बेसिकली उद्देश्य क्या है? हाँ, OH को प्रसारा करने के लिए, कंडक्टर के बीच लघुपतन रक्षा करने के लिए नहीं, खंभों के बीच की रेखीय शिथिलता को कम करें नहीं। डी ऑप्शन इसमें से इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टर को किधर से भी क्या हो झुका सके, यानी कि डी ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या उद्देश्य है? यानी कि भूमिगत जो ओवरहेड लाइन में क्या उद्देश्य है? तो वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसको आसानी से फायदा क्या है बेसिकली ये पूछ रहा है। तो क्या करते हैं? तो उसको आसानी से पता लगाया जा सकता है। बी ऑप्शन सही हो, जबकि अंडरग्राउंड केबल में क्या आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज से ले जाया जाता है? तो मोबाइल सब स्टेशन से नहीं। मोबाइल सब स्टेशन किसे कहते हैं? जैसे जो ट्रॉली पे नहीं ट्रांसफार्मर लगा होता है उसे मोबाइल सब स्टेशन कहा जाता है। मिनिमम खनन सब स्टेशन नहीं। माइनिंग सब स्टेशन कह रहा है। सेकेंडरी सब स्टेशन नहीं। इसको कहाँ से लगाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से ले जाया जाता है, यानी कि 220/28 का क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा? स्ट्रिंग इंसुलेटर में क्या होगा?
पूरा तार बेकार हो जाएगा, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। कोई भी प्रभाव नहीं समान रूप से संचालित होगा, नहीं, केवल क्षतिग्रस्त डिस्क ही क्या होगी हमारी, कार्य नहीं कह रही, जो यानी कि डिस्क खराब होगा वही ना कार्य करेगा, यानी कि डी सी ऑप्शन क्या होगा इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि OH कंडक्टर पर त्वचा के प्रभाव का क्या होगा अगर कंडक्टर का व्यास हमारा छोटा हो तो। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। ओवर एटलाइंसन में कंडक्टर का बिकमिंग निग्लिजिबल हो जाएगा, क्या होगा हमारा, निग्लिजिबल हो जाएगा, बिकम्स निग्लिजिबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। लीकेज सर्किट ब्रेकर से बचने के लिए कौन सा लगाते हैं हम लोग, ELCB लगाते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज द राइट आंसर। 232 का सी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं, यानी कि पावर कट ऑफ के बाद भी क्या करता है वो अपने कॉन्टैक्ट में उसको क्या करता है, रखता है कट ऑफ में, कट ऑफ रीजन के बावजूद कौन सा होता है, लैचिंग रिले इज द राइट आंसर। तो याद कर लीजिएगा बढ़िया से इसको, लैचिंग रिले क्या करते हैं, इसको रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 234 कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। ये हमारा जो सर्किट ब्रेकर दिया गया है इसको बेसिकली क्या कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इस फिगर को याद कर लीजिए, ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। हाँ, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, बेसिकली इसको किसमें करते हैं, MBA में करते हैं। टूटने का मतलब क्या, ऑन ऑफ की कंडीशन से बात कर रहा है। ठीक है, ऑन ऑफ से बात कर रहा है। 2 MBA होता है, 5 MBA होता है, 10 MBA होता है। ठीक है, देखिए MBA मेगा वोल्ट एम्पियर इसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 237 कह रहा है कि बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का कार्य क्या है। बुखोल्ज रिले हमारा क्या करता है, ट्रांसफार्मर के अंदर के जो इंटरनल फॉल्ट होता है उसको क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, ओवर सर्किट और शॉर्ट सर्किट से संरक्षण करने के लिए, यानी कि 238 का क्या होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार का लोड जी श्रेणी MCB द्वारा संरक्षित किया जाता है। कौन से लोड, हाँ, जी श्रेणी MCB द्वारा संरक्षित किया, तो ओवन के द्वारा नहीं, गीजर का नहीं, इसमें किसका करते हैं, एयर कंडीशनर का करते हैं। किसका करते हैं, एयर कंडीशनर का। सी ऑप्शन राइट आंसर, सी का है सही हमारा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 239 कह रहा है कि AC और DC आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। AC और DC में कौन सा रिले उपयोग किया जाता है, इसमें कौन सा इम्पल्स रिले का किया जाता है, आवेग रिले जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो सर्किट में ट्रिप कॉइल हमारा होता है उसका लगाने का उद्देश्य क्या होता है, रिमोट ऑपरेशन होता है। क्या होता है हमारा, रिमोट ऑपरेशन होता है। ठीक है, रिमोट ऑपरेशन मतलब दूर से ही क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ट्रिप कॉइल को क्या कर सकते हैं, उसको लगाते हैं। ठीक है, यानी कि 241 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य हमारा क्या है। ऑपरेशन रिले का कार्य क्या है, दोष मात्रा को सेंसर करता है, तो बात सही है, लेकिन कार्य क्या है, बेसिकली ब्रेकर की स्थिति का विश्लेषण करता है, गलती के लिए मामले में स्पीड को नियंत्रित करता है। ठीक, ब्रेकर संचालित करने दोस्त की स्थिति का व्याख्या करता है। ये हमारा क्या, ब्रेकिंग ऑपरेशन जो रिले होता है, इसमें क्या कहते हैं, डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है ना, हाँ, 242 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है। अगर लोडिंग पर सर्किट क्या हो, रुक रुक कर ट्रिप होता हो। इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ रिले, यानी कि जिस प्रकार का जितने का रिले चाहिए था वो हमारा क्या हो, सेटिंग उसका रिले का प्रॉपर रूप से नहीं है, इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ रिले। ओके, 244 का ये ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष ढूंढेगा। लाइन वोल्टेज बहुत कम, अधिक है नहीं, अत्यधिक भार नहीं, पुअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि पुअर डाइलेक्ट्रिक इज द राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 245, चलिए ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चन था आज तक का, टोटल लगभग 40 से 45 क्वेश्चन था। तो ये हमारा ये पार्ट शुरू हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट 7 पार्ट में लगभग 60 से 50 क्वेश्चन लाऊंगा मैं। ठीक है, वीडियो को आप लोग देखें और खूब शेयर करें लोगों के साथ। ठीक है, जिससे सभी लोगों का भला हो सके। ठीक है, संघर्ष करिए। ठीक है, सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।